Hello, can you hear me? So as I was saying, this is a capacitor, the plates of the capacitor, there is air in between. Okay. तो यहाँ पे ना एयर है, फिर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाला है उन्होंने. सो लेट्स से K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो इधर एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला है, वापस एयर है, फिर वापस डाइलेक्ट्रिक है. और ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, एक का डाइलेक्ट्रिक K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक K2 है. सो द अरेंजमेंट इज एयर डाइलेक्ट्रिक एयर डाइलेक्ट्रिक एयर. अपने को पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. सॉरी, या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. अब आप मुझे बताओ, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या बढ़ता है और क्या कम होता है. जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो व्हाट इज, यस मानव करेक्ट, मानव से सी बढ़ता है, वेरी गुड. तो सी बढ़ता है और क्या कम होता है. एक हमने कुछ पाया तो हमने कुछ खोया भी. तो अगर सी बढ़ता है तो क्या कम होता है. वेरी गुड. सौरभ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस. तो यानी कि ये चीज हमेशा याद रखने का कि डाइलेक्ट्रिक में जो है कैपेसिटर बढ़ जाता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है. अब आप ध्यान से इस डायग्राम की तरफ देखें और आप मुझे बताएं कि किस केस में सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये केस में सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा. जस्ट मेक अ गेस कि कहां पर सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K2 के यहाँ पर, क्योंकि K2 जो है क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे दिया गया है कि K2 इज ग्रेटर देन K1. कैन यू सी दिस. K2 जो है वो K1 से ज्यादा है. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर, सॉरी, जहां K ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ज्यादा होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता है. आर यू गेटिंग दिस. सो जहां पर K ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है. इसकी वजह से जब हम इस ग्राफ को इमेजिन करेंगे, सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मुझे कहाँ आना चाहिए, मेरे K2 के पोजीशन पे आना चाहिए. मेरे K2 के पोजीशन पे सबसे कम आना चाहिए. K1 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा K2 से. और सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, एयर में, K1 में या K2 में? सी इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ई का जो फॉर्मूला है इट इज 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो K सबसे कम कौन से केस में होता है, 1 के केस में, मतलब एयर के केस में। फिर जैसे जैसे K बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Therefore हम बोल सकते हैं इट इज वेरी वेरी हाई फॉर एयर, यानी कि एयर के केस में वो सेम रहेगा पर ज्यादा रहेगा। इसलिए आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। सो आपको ये वाला ग्राफ ढूंढना है जहां पर एयर के केस में सेम है, K1 में वो कम है, सॉरी K1 में कम है और सबसे कम K2 में है। वेरी गुड, सो एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली। इट इज द थर्ड ऑप्शन विच मैचेस टू इट। इसका लॉजिक आई होप यू अंडरस्टूड। इसका लॉजिक क्या है कि जब K बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, बट कैपेसिटी बढ़ जाती है बट अगर सपोज ग्राफ मैंने, देखते हैं कि किसका दिमाग चलता है, सपोज मैंने ग्राफ C वर्सेस D लगाया होता, मतलब C वर्सेस D, कैपेसिटर वर्सेस डिस्टेंस लगाया होता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? वेरी गुड मानव, सौरभ, भव्या, वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर C वर्सेस D ग्राफ होता, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 1, C अगर होता, E नहीं। अगर वो C वर्सेस D होता तो सबसे ज्यादा जहां पर K है वहां सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर 1 minute. Let's move on to the next question. Can I? Okay, thank you. Now, if you look at this, okay, somebody has a doubt, please give me a minute. 11 plus 12, so we'll need 12. This is not there for lecture. Farooq, all the lectures, this is what is going on is 12th standard. 11th standard अलग से upload हुआ रहेगा, right? In the portal, if I'm not mistaken. वो 11th के portal में रहेगा, right? 12th का मुझे लगता है 12th में रहेगा बेटा. It's not 11 plus 12, it is only 12. Okay? Yeah, okay. Now let us look at what अथर्व? Capacitance. Capacitance जो है बेटा, C is directly proportional to K. याद है C का क्या फॉर्मूला है? C is K epsilon naught A upon D. याद है? तो C और K का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। तो इसका मतलब K का वैल्यू सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा उसका सबसे ज्यादा रहना चाहिए ना। तो अगर आप ध्यान से इस ग्राफ की तरफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, देखो, है कि नहीं? फिर थोड़ा सा कम यहाँ पर है। उसका हाइट देखो, उसका हाइट देखो, हाइट देखो, उसका दिख रहा है, हाइट दिख रहा है यहाँ पे। यस, सो हाइट सबसे ज्यादा किसके पास है? तो अगर आप हाइट की तरफ ध्यान देंगे तो हाइट सबसे ज्यादा ये पोजीशन पे है। सो K2 में सबसे ज्यादा है, फिर K1 है और फिर एयर आता है, इसकी वजह से। ठीक है। Let us look at this question. It is very simple. I am 100% confident that this batch will answer everything correctly. A conducting sphere of radius capital R is given a charge Q. They are asking you the electric potential and the electric field at the center of the sphere. Okay, I already have people. Okay, so Manav is on a race nowadays.
So Manav has the first one to answer. Then we have Aditya, we have Bhavya, we have Varsha, Isha, Takshita, Vinayak, Neeraj. Okay, so yes, very good, excellent. So Ankit Yadav, yes, Devendra Yadav, very good. So all of you are answering perfectly correct. हमने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है. गॉसेस लॉ में हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा. और सेकेंडली हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पर रहता है, सरफेस पर. एंड जो सरफेस पर होता है वही अंदर होता है. ये हमने फर्दर एक्सप्लेन किया था जब हम आपको वैन डे ग्राफ जनरेटर समझा रहे थे. तो जितना आउटर सरफेस ऑफ द डोम था उतना ही अंदर था. प्लस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशंस भी किए थे. So from this, as all of you are rightly saying, the correct answer will be, the correct answer will be option, yes, very good. Option 2 will be the correct answer. So electric potential हमेशा outside or inside of a conducting sphere will remain same. I hope it is absolutely clear. अगर मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आगे अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगे, अगर उन्होंने कंडक्टिंग स्फीयर के बदले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया होता तो आपको क्या लगता है कि इस ऑप्शंस में कौन सा वाला करेक्ट होता? अगर उन्होंने कंडक्टिंग स्फीयर के बदले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया होता. व्हेन आई से नॉन कंडक्टिंग, it means that the electric, of course there is no, the right answer is not here because there will be variations in r में variations होगा, formula थोड़ा change होता है. बट अगर वो कंडक्टिंग के बदले नॉन कंडक्टिंग दिया होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, वो जीरो नहीं होता है. नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है इंसुलेटर. जब इंसुलेटर मटेरियल आता है तो इनसाइड इट विल बी एग्जिस्ट. सो जो लोग जेई एडवांस दे रहे हैं उनको वो फॉर्मूला भी पढ़ना होता है, आपको नहीं है. नीट वालों को, एमएचसीटी वालों को या जेई मेंस वालों को उतना तक नहीं जाना है. बट एक्चुअली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग भी रहता है. इज दैट क्लियर? नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, अंदर तो डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इट विल पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक. सो याद रखना कि अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है. यहाँ पर वो जीरो है क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है. आपके सिलेबस में भी आप कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ रहे हैं. So non-conducting अगर by they just want to check on your knowledge, तो non-conducting बोला तो electric field zero नहीं है. Let's look at this example. In a region, the potential is represented by Vx, y, z. This is a neat question. I think this is 2019 if I'm not mistaken, where V is in volts and X, Y, Z are in meters. The electric force experienced by a 2 coulomb charge situated at, तो उन्होंने एक इक्वेशन हमें दे रखा है. ये इक्वेशन है आपका. इक्वेशन के साथ उसकी लोकेशन बताई है जहां पर हमें फोर्स ढूंढना है. फर्स्ट पॉइंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय Q टाइम्स ऑफ E. इसका ये मतलब हुआ कि मुझे E चाहिए, बट मेरे पास तो E डायरेक्टली नहीं है, Q है मेरे पास. Q इज 2 कूलम. E को निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, क्योंकि D दिया है -dV अपॉन dr. Do you remember this? E is nothing but -dV upon dr.
क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें फोर्स ढूंढना है वो 3 डायमेंशनल पे है, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालना होता है. दैट मीन्स वी विल हैव टू टेक इट एज, माइनस मैं कॉमन ले रही हूँ, dv अपॉन dx, डाबा v अपॉन dx है कि नहीं, दिस इज इन द x डायरेक्शन, I कैप प्लस डाबा v अपॉन डाबा y j कैप प्लस डाबा v अपॉन डाबा z k कैप. इस तरीके से हमें उसको तीनों कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ता है. Everyone knows how to take daba v upon daba x. I'll explain. So I'm explaining each part of it in detail. पहला वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाला, फिर हम इस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, क्योंकि ये x y z में है, जब भी आप डेरिवेटिव करते हैं तो नॉर्मली आप सिर्फ x का लेते हैं या सिर्फ y का लेते हैं. बट अगर आपको एक्स वाई जेड आता है, इसका क्या मतलब है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाता है. तो हमारा डाबा वी अपॉन डाबा एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना. सो दिस डेरिवेटिव निकालना है, क्या है अपना इक्वेशन ए 6x. तो क्या हो जाएगा पता है, 6 इंटू 1, समझ रहे हैं, 6 इंटू 1 माइनस 8y, और x जो है वो 1 हो गया, माइनस 8y जो है वो 0 हो गया, प्लस 6yz जो है वो भी 0 हो गया. क्योंकि जब हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो y और z को कांस्टेंट लेना है. मतलब 6 बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, माइनस 8y, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है वापस 1, माइनस 8 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है तो 0, प्लस 6 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है तो 0. समझ में आया. तो आपको डाबा v अपॉन डाबा x क्या आ रहा है, 6 माइनस 8y आ रहा है. क्या मिल रहा है आपको, you are getting this answer as 6 minus 8y. ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आया. I hope this is understood. Let us check whether you have really understood. 1 minute. So let us check whether you have understood the y part. अभी तो मैंने with respect to x किया. अगर मुझे with respect to y करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz को मुझे क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा. तो डाबा v अपॉन डाबा y में कौन कांस्टेंट हो जाएगा, x और z कांस्टेंट हो जाएगा. तो कोई भी मुझे बता सकता है कि व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ 6x. 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, यस, 6x का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि x जो है कांस्टेंट है. जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं तो हमारा x वाला जो है वो 0 हो जाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट का क्या होगा, 8xy का क्या होगा, 8xy का क्या होगा, माइनस 8x जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट. वी विल गेट माइनस 8 माइनस 8, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 6z आएगा.
ये सबको आया? फर्स्ट टर्म जो है आपको 0 आ रहा है, सो यू शुड गेट समथिंग लाइक -8x -8 प्लस 6z. I hope सबको समझ में आ रहा है, because this is something in mathematics you will come across this. Have you done this in maths? You must have done it, I believe. या vectors में किया होगा. So this is nothing but डाबा v upon डाबा y. Next क्या है? What is डाबा v upon डाबा z? So अगर हम डाबा v upon डाबा z निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमारा x और y कांस्टेंट हो गया. यानी कि ये पहला टर्म भी 0 है, सेकंड टर्म भी 0 है, थर्ड टर्म भी 0 है, प्लस सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा विच विल बी 6y. समझ रहे बच्चा? क्लियर है? तो अभी बहुत सिंपल है, हम सिर्फ जो मिला है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा? हमारा इक्वेशन अभी दिखेगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या आने वाला है? पहला वाला टर्म था 6 माइनस 8y, दैट इज I कैप, प्लस दूसरा टर्म है -8x -8 प्लस 6z j कैप प्लस 6y k कैप. इस तरीके से हमारा इक्वेशन है. बट आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या दिया है आपको? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज 1,1,1. इसका मतलब है x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है. जहां x y z है इस इक्वेशन में, वहां प्लीज 1 1 1 डाल के बताओ कि ये टर्म क्या हो जाता है. जहां पर आप डालेंगे तो व्हाट आर यू गेटिंग? सो हाउ मच इज 6 minus 8? 6 minus 8 is -2 आ रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है. -2 I कैप plus what will you get inside? Yes, please tell me. What will you get in the second term? -8 -8 -16 -16 plus 6. So I'm getting -16 plus 6 is -10. So I'm getting -10. Yes, very good. So I'm getting -10 j cap, and I think I'm getting plus 6 k cap. सबको समझ रहा है? इसको हम ओपन कर देते हैं, नेगेटिव साइन. सो आएगा 2 I कैप प्लस 10 j कैप -6 k कैप. क्या आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? कैन यू रिमूव द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36. So this comes to around under root of 140. 140. 140, 35 into how many times? 35 4s is 140. So can I write this as 2 under root of 35? 2 under root of 35 into 4 is 140. So 4 का root से बाहर लाया, so 2 हो गया. Are you following up, guys? Everyone? If you have any doubt, you can ask. Okay, so 2 under root of 35. These are examination questions. That's why I'm doing it. You know, ये end में करने से अच्छा अभी इसको tackle करना है. It is easy. It is just the first time when you do, you may feel यार ये क्या है. But this is what the examinations are going to be. Examinations वो बचपन की MCQ की तरह नहीं होता है. यहाँ पर थोड़ा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि आप भी तो बड़े हो गए हो, राइट? सो 2 रूट ऑफ 35 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. 2 रूट ऑफ 35 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ये MHCT में पूछा था, नीट में पूछा था, जेई मेंस में पूछा था. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू एक्सपेक्ट, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2√35 होता है, 2√35। याद रखना, फिजिक्स में याद रखना सिर्फ 2 थियोरी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, बाकी सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। एमएचसीटी वाले तुम्हारा तो लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन में 49 क्वेश्चंस तुमको कैलकुलेट करना था और एक थियोरी मारा था उन्होंने। दे आर वेरी स्मार्ट। तो याद रखना कि यू डोंट रिलाई कि मैं थियोरी में निकल जाऊंगा, देयर इज नो थियोरी क्वेश्चन ओनली, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। जिसको मैथ्स आता है ना वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का राजा बनेगा। यू हैव टू यूज द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 2√35 है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा था, क्या पूछा था, फोर्स पूछा था, भूलना नहीं है, यहीं पे रुक नहीं जाना है। फोर्स क्या है, हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। फोर्स क्या है, Q टाइम्स ऑफ E, यानी कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आया 2√35। So I hope everyone has understood. The answer to this is 4√35. Please take it down. If you want, I will wait for 1 minute. I will wait for you to take this down. It is good if you can write it down. That is partial, yeah, partial derivation. तो partially मतलब हम वो सिर्फ एक का नहीं, right? X, Y, Z. We are in 3-dimensional plane. So when we are taking partial derivative, Takshita, with respect to X, so Y and Z gets constant. When we take partial derivation with Y, that time X and Z becomes constant. So we are basically saying कि हम X, Y, Z coordinate system में है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम डेरिवेटिव विद एक्स निकालते हैं तो वाई जेड कांस्टेंट हो जाता है। जब हम y से निकालते हैं तो x और z को कांस्टेंट लेना है, और जब हम z से निकालते हैं तो x और y कांस्टेंट लेना है। आई होप यू गॉट इट। या so we have different coordinate systems actually. We have spherical coordinate systems, we have cylindrical coordinate systems, and we have rectangular coordinate systems. So we are looking at rectangular coordinate system. जैसे जैसे आप engineering वगैरह जाएंगे तो आप other coordinate systems पढ़ेंगे, which is called spherical and cylindrical. So you will have those ones also. Please tell me when I should change the slide. Please take it down because it will be very effective. This is one of the important questions. Done? Okay. So I'm shifting to the next slide. Please tell me when it is completed.
Is it completed, everybody? Okay, so the answer is 4 root 35. That will be the right answer. Can I go to the next question? Let me see who answers this one. Please read the question and try answering. Please read the question and try answering. The question says that there is a parallel plate capacitor. Again, it's an examination question. It says is connected to a battery of EMF V and then disconnected from it. What do you understand? What's the first thing that strikes on when I say a parallel plate capacitor is connected to a potential and then disconnected? Very good. Manav is in full on today. So very good, Bhavya. Varsha has already guessed the answer. Very good. Atharva is already telling me the answer. Very good. Isha, excellent. Yes, Priyanka. Takshita, very good. So ये पहला स्टेटमेंट से ही आपको पता है कि चार्ज कांस्टेंट है. पहले स्टेटमेंट से ही आपको पता है क्या है, चार्ज कांस्टेंट है. करेक्ट. Now the second line of this says that there is a dielectric slab which is inserted. याद है आपने टेबल बनाया था Q, V, W, याद है? और फिर हम डाइलेक्ट्रिक डाल के फिर हम चेक करते थे भाई क्या है. डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या क्या होता है Q के साथ, V के साथ, W के साथ. आई होप यू रिमेम्बर दिस. तो यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो C बढ़ जाता है. C बढ़ जाता है. यस यस करेक्ट. तो वो टेबल याद है, राइट? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. तो एक झटके में आंसर पता चल जाता है. एक झटके में. इनकरेक्ट. इनकरेक्ट नहीं बेटा ईशा, वो करेक्ट है. वो फॉर्मूला करेक्ट है एक्चुअली. Yes, very good. The answer over here is, yes, the answer over here is option 3 because हमें पता है कि चार्ज कंजर्व हुआ और स्टेटमेंट बोल रहा है कि the charge is not conserved. इसलिए the right answer here is option 3. Clear, guys? Yes. It is something to think about. It is something to think about, and it is something that I really, really wish for you to, understand that question. इसलिए ऑप्शन हमारा 3 है. What happens sometimes is I can't see the chat box. 1 minute. Okay, now let's see whether you can think about this one. Now this is a very, very interesting question and this was asked a couple of times. So the electric field in a certain region is acting radially outward. And it is given by, so the electric field is given by E is equal to A into R. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field. So there is a sphere
and it is kept in this field, मतलब charge है इसके अंदर, charge is there at the center of the sphere. And here we have to find out what is the electric field. Electric field is given by A into R of a sphere of centered at the field. अभी क्या करना पड़ेगा? Yes, so Isha is correctly telling us use Gaussian law. Gaussian का लॉ क्या था? फ्लक्स. आई नो यू ऑल कैन सी द आंसर. तो मुझे पता है कि तुमको आंसर पता है, क्योंकि वो कट करते टाइम मेरी तरफ से गलती हुई है. हाँ हाँ, ठीक है ठीक. मुझे पता है कि आपको आंसर दिख रहा है, बट आंसर से क्या करना क्या है भाई? करेंगे कैसे इसको? पहले वो सोचो कि हाउ विल आई प्रोसीड. नाउ फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज फ्लक्स? वहां से शुरू करते हैं. फ्लक्स क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा होता है. याद है ना? ई डी एस कॉस थीटा होता है. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा. तो ये जो स्फीयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ई डीएस एक ही डायरेक्शन में रहेगा. तो इट विल बिकम ई इंटू डीएस. ये स्फीयर है तो ई इंटू व्हाट इज डीएस? डीएस इज 4 पाई ए स्क्वायर. चलेगा? 4 पाई ए स्क्वायर ये आपका फ्लक्स हो गया. हम्म. अब क्या करेंगे? अब कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? अभी कुछ आ रहा है दिमाग में? Okay, so some people are telling me put E is equal to A into small a. ठीक है, डाल दिया. अब क्या करूं? अब क्या करूं? What should I do? Hmm. Okay, so some are coming out with some ideas. Hmm. Very good. So flux is nothing but Q upon epsilon naught, which is equal to E is already A into 4 pi A square. So therefore the charge becomes 4 pi epsilon naught. Can I write it as capital A into A cube? Very good. Yes, very good, Isha. So Isha has already typed the whole answer. This is the correct answer. Everyone got it? समझ में आ रहा है? So these are very important questions what I'm doing because these are the repeated NEET J main questions. ये टाइप के पूछते हैं, मतलब बोलने के लिए अपने को फॉर्मूला आ जाता है, बट उसको डालना कैसे है, सोचना पड़ता है ना कि डालना कैसे है. So this is the required answer. Slide number 8. This is not from any book, Ankit. This is from the exam. Exam का paper है ये. I was solving the questions for NEET students. So I've kept the same questions for you to understand. Okay, so this is directly from the examination thing, right?
Have everyone understood this much? Clear है? So I did a few questions क्योंकि सब नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा आपको. ये क्वेश्चन समझे आपको? So I just did these 1, 2, 3, 4 and 5. 5 important questions करवाए ताकि स्लोली कर सकते. इफ आई डू 20-30 आप डर जाओगे, आप बोलो ये क्या है यार भाई, कहाँ आ गए हम, है कि नहीं? तो ऐसे 5-5 करूंगी जो थोड़े हाई लेवल के हैं. सो दिस इज लेवल 2 बिकॉज दिस इज डायरेक्ट एग्जाम. ठीक है? So next time you see it, you will be able to confront it. ठीक है? So in the last lecture, I'll be taking a test because I really want to know how many of you all understand and so on. So can I go towards the derivation now? Do you have a notebook in front of you? Can we go for the derivation? Yeah, because have I given you some homework on potential energy? क्या कुछ homework दिया है आपको potential energy पे? यानी कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, सो उससे रिलेटेड थोड़ा सा थियोरी कर लेते हैं. अच्छा, अभी तक दिया नहीं है आपको, आप बच गए. ओके, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा. हाँ, आई गेट समटाइम्स कंफ्यूज विद ऑगस्ट बैच. ठीक है, चलो काम पे लग जाते. ए एंड आर इज सेम बेटा. वो आर, अपना जो आर होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पर ए दिया था. अपना जो आर होता है अमन, वही यहाँ पर ए दिया था, तो हमने आर के जगह पे ए सब्स्टिट्यूट किया. ओके बेटा? ए और आर सेम ही है, मैं वैसे बता रही हूँ. हाँ, ठीक है. Now write down potential energy of a system, potential energy of a system of 2-point charges. Potential energy of a system of 2-point charges. दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, आपको फॉर्मूला पता ही है, बट उसका डेरिवेशन कैसे होता है याद है ना? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, अगर आपको याद है. तो फॉर्मूला तो सबको पता ही है. नाउ लेट अस सी हाउ द डेरिवेशन इज टू बी डन. सो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ए पॉइंट ले लिया और उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम एन ओरिजिन इज से R1 बार. ओके, फिर एक दूसरा पॉइंट ले लिया बी, जिसका डिस्टेंस है R2 बार from an origin O. So we have R1 bar which is the distance of a point A, और उस पॉइंट पर हमने एक चार्ज लाया. कहां से लाया? इंफिनिटी टू पॉइंट ए. याद है? इंफिनिटी टू पॉइंट ए जब लाते हैं तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. देन वी बॉट अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी. सो यहाँ पर आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. फिर दोनों के बीच क्या डिस्टेंस होगा? कैन आई से, आई कैन से द डिस्टेंस इज R12. वी आर लुकिंग एट द सिस्टम, वी आर लुकिंग एट द सिस्टम ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो हम देख रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से, एक्स सिस्टम, वाई एंड जेड. ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सो वी अज्यूम that all these charges are brought from infinity. Suppose, अभी ध्यान से सुनना, सपोज बी पॉइंट नहीं था, सिर्फ ए पॉइंट था, यानी कि स्पेस खाली था. When I bring a charge from infinity to point A, ये मेरा ए पॉइंट है, तो क्या इसको कोई रिपल्शन हो रहा है? कोई उसको रिपल्शन दे रहा है? When I bring the first charge Q1 to position A, उसको कोई रिपल्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है. तो क्या वर्क डन होगा? क्या कोई वर्क डन होगा? नो, देयर विल बी नो वर्क डन. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट दिस चार्ज. आई होप इट इज क्लियर.
पहले जब हम पॉइंट ए को लेके आते हैं तभी यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू राइट हियर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट्स। In the first case, can I say the work done on charge 1 is 0? Because when I bring the first charge Q1 to position A, no work is done because there is no external field. So I will write here no external field acting on charge 1. There is no external field acting on charge 1. इसलिए वर्क डन 0 है। But at this point A, will this charge produce any potential? वर्क डन तो 0 है, बट जब हम एक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आते हैं तो क्या पॉइंट ए पर पोटेंशियल होता है? द आंसर इज यस, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है बच्चा, ये बोल बोल के मैं थक गई। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच होता है ना। तो जब हम इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आते हैं उसका पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। अरे समझा, दिमाग में बिठा दो उसको। जब हम इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट को लेके आते हैं तो वहां पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। So therefore V1 is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught charge Q1 upon R1। ये तो होगा ही होगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। And R is, what is R1? R1 is nothing but the distance of the point A from origin. What is R1? R1 is the distance of the point A from the origin, जहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है। अब सिमिलरली, अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, मैं Q2 को लेके आ रही हूँ इंफिनिटी से, Q2 को लेके आ रही हूँ, तो क्या वहां वर्क डन होगा? When I bring Q2 from infinity to point B, क्या वहां पर वर्क डन होगा? आंसर इज 100% होगा, 100% होगा। क्यू कौन बैठा है वहां पे, कौन बैठा है बाजू में? Q1 बैठा हुआ है। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां क्या होगा? फोर्स होगा, यानी कि वो इसको धक्का लगाने वाला है, वो उसको रिपेल करने वाला है, क्योंकि दोनों चार्जेस हमने पॉजिटिव लिए हैं। तो वो तो अपोज करेगा, बोलेगा जा तू यहाँ से, और मेरे को तो इधर ही आना है भाई। जैसे वो ट्रेन याद है, वो दिन याद है, अगर विरार फास्ट पकड़नी हो और चढ़ना हो अंदर, बा बा, उसको बोलते हैं वर्क डन। ट्रेन में वर्क डन होता था, समझ रहे हैं? ये हम, वो हमें रेजिस्ट करते हैं, बट हमको वर्क डन करना है, क्योंकि हमको तो उस पे घुसना ही है। बहुत मेहनत लगती थी हमारी, है कि नहीं? यहाँ पे तो एक बेचारा चार्ज Q1 Q2 पे ही तो लगा रहा है, तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा। और वर्क डन जो है W2, क्या होगा? W2, इट विल बी द पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज 1, है कि नहीं? व्हाट इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज 1 मल्टीप्लाइड बाय Q2, क्योंकि वर्क डन क्या होता था? QV, याद है सबको? वर्क डन क्या होता था? QV। तो द पोटेंशियल, यानी कि एट जो चार्ज 1 का पोटेंशियल है वो लेना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू राइट इट Q2 into V1, you have to write it as Q2 into V1। So this will become Q2 multiplied by V1, क्या है ऊपर ये इक्वेशन, Q1 upon 4 pi epsilon naught, instead of R1 I will write it as R12, क्योंकि अभी दोनों के बीच की बात हो रही है, अब इन दोनों के बीच की बात हो रही है, 1 और 2 के बीच की बात हो रही है। अब ये जो वर्क डन हमने किया, ये सिस्टम अपने अंदर क्या करके स्टोर करता है? ये जो वर्क डन हमने किया, दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वर्क डन, सिस्टम क्या करेगा?
this work done in bringing the two charges. Very good. So in bringing the two charges to their respective locations, उनके अपने अपने पोजीशन में हम लेके आए, to their respective locations, is stored as potential energy of the configuration of the two charges, यानी कि जो भी वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. सो U इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. गॉट इट. सो जो भी वर्क डन हुआ वही सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्लियर. तो पहले आप डायग्राम कॉपी करें. प्लीज टेक डाउन द डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point charges. If you have any doubt, you can ask. हाँ, तो नेक्स्ट डेरिवेशन वही है बेटा, अथर्व. हाँ, डेरिवेशन अलग है. यानी कि ये सिर्फ दो चार्जेस के लिए है, और अगर हम ज्यादा चार्जेस लाते हैं तो उसके हिसाब से डेरिवेशन चेंज होता है. कुछ नहीं, आपको भी पता है, ऐड कर देंगे ना. है कि नहीं? 3 आया तो फिर एक भी 3 पे जोर लगाएगा, दो भी 3 पे जोर लगाएगा. मैंने बोला ट्रेन के बारे में सोचो. है कि नहीं? सो डिपेंड्स ऑन कितने लोग आपको धक्का मार रहे हैं, तो आपको वर्क डन उतना ही ज्यादा करना पड़ता है. कुछ लोग डोर पे खड़े रहते हैं, देखा है? ये भगवान, वो दिन क्या थे. मतलब पूरा अंदर खाली रहेगा फिर भी डोर पे आपको जाने नहीं देंगे. वो दो ऐसे जन रहेंगे, लोग, जो डोर छोड़ के कभी नहीं जाते. यस. इज इट ओवर? नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड नंबर 10. करेक्ट नीरज.
यस यस, हम वैसे भी स्पेस में ले रहे हैं मानव इसको। हाँ स्पेस में ले रहे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसलिए तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो हम वैसे भी इसको स्पेस में ले रहे हैं। एक्स वाई जेड इसलिए तो ड्रॉ किया मैंने, याद है ये एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स वाई जेड, ये ब्लू लाइन दिख रहा है, एक्स वाई जेड, तो ये तीनों एक्सिस में ही है। हम्म, टेल मी व्हेन इट इज डन गाइस। पढ़ाई हो रही है घर पे कि क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं लॉकडाउन में आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। कर रहे हो ना, करते रहो, समझा। डोंट लूज होप, डोंट लूज द डिसिप्लिन। मुझे लगता है अभी ज्यादा डिसिप्लिन हो गए रहेगी घर पे, है कि नहीं? लेक्चर, कुछ लोग के पास पेशेंस नहीं होता है पूरा लेक्चर बैठने के लिए, बीच में गुल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा बैठने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है कि 3 घंटे का पेपर कभी तो लाइफ में देना पड़ेगा, बैठ ही नहीं पाएंगे, 15 मिनट से उड़ जाएंगे, मेरे को जाना है, एग्जाम देनी है कि नहीं, 3 घंटे का पेपर देना है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो पूरा नेटफ्लिक्स, पूरा अमेजोन प्राइम सब देख लिया है, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी और कौन सा शो आ रहा है, मतलब Z5 दुनिया भर की चीजें खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ लोग नया ऐप ढूंढने निकले हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ढूंढ रहे हैं नया ऐप, मतलब पढ़ भी रहे हैं बेचारे, बट हाँ पूरा सी, मेरा कैसा कहना है कि पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा मस्ती भी करना चाहिए, थोड़ा एंटरटेन भी होना चाहिए। पूरा बंद करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पनिशमेंट जैसी होगी। जो स्टडी को एंजॉय करता है ना वो जीतता है, इतना याद रखना। हम लोग तो एग्जाम के पहले दिन हम लोग तो यार पिक्चर देखने जाते थे, कैसे पिक्चर जो विनिंग वाला है ना, जैसे चक दे देख लिया, फिर पता नहीं कहाँ से जोश आ जाता है ना, जैसे लगान देख लिया, तो ऐसे पिक्चर्स जब देखते हैं ना तो फिर पूरी जान आ जाती है, पूरा एनर्जी आ जाता है, इट्स अ डोपामिन इफेक्ट। मेरी कॉम देख लिया, हाँ मतलब जहां पर लोग जीतते हैं वही देखने का। ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा जाता है। एग्जाम से पहले थोड़ा बुक बंद कर लो 1 घंटा पहले, और फिर थोड़ा सा आराम करने का है। कुछ लोग हैं जो एग्जाम के जाने तक भाई, बाबा अच्छा अभी मेरे को पता है सब देख रहे हैं, देखो क्या क्या नाम आ रहा है, एवेंजर्स, दंगल, दुनिया भर के पिक्चर के नाम मेरे चैट बॉक्स में भरे हुए हैं। क्या बात है, मिशन मंगल, अरे बाबा, मिशन मंगल में सिर्फ वो जो पूरी बनाते थे वो मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं वो मेरे सिस्टम में बैठा नहीं। ओ आई सी। इज इट ओके, डन, स्लाइड नंबर 11। You must have fun also and you must do study also, that's how it works। बैलेंस रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, थोड़ा सा मस्ती भी होना चाहिए। वो तो होता ही रहेगा, 100% श्योर। घर वाले इतना मतलब प्रेशर नहीं डालते रहेंगे। ओ मानव ने बोल दिया इक्विलिब्रियम, है फिजिक्स की भाषा, वेरी गुड। यस, इज इट डन? फेसबुक पे तुम लोग नहीं हो, मैंने सिर्फ मानव को देखा फेसबुक, है कि नहीं मानव? तेरा कुछ फोटो डाला था तूने, मैंने सर का कमेंट भी देखा उस पे। हाँ यही चालू है तेरा, ठीक है वो हाँ अच्छा, हाँ मुझे पता है, नई जनरेशन पूरी इंस्टा पे है। आई नो आई नो, आई नो यू गाइज आर देयर। फेसबुक अभी घर वालों का हो गया ना, मम्मी पापा सब
फेसबुक पे हम सब इंस्टा पे हो गए, हमने छोड़ दिया फेसबुक। या चलो, very good. Someone here does not have any social apps. That is also very good. It's called social detoxification. That's also good. Chalo. Let's do the next derivation. Second derivation. Are you ready? Second derivation. बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लेने वाले n number of charges. See, physics is easy. Potential energy for a system of n point charges. हमने हमारा नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड चालू कर दिया है, मेजरमेंट्स वापस चालू हुआ है. सो इफ यू नो योर फ्रेंड्स और योर siblings, they can start attending. So we have started with, याद है वो दिन यूनिट्स और मेजरमेंट्स के, डायमेंशन चल रहा है आजकल. यस, सो हम उसी पर हैं. सो इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज कॉन्टेक्ट अस. या सो ये सॉलिड एंगल, करेक्ट. Now potential energy for a system of n point charges. अब आप सोचो अभी क्या होगा. अभी मैं आपसे ही पूछने वाली हूँ, यहाँ 2 चार्ज हैं, एक और लेके आना है, तो यहाँ क्या होने वाला है? बहुत सिंपल है, क्या होने वाला है? वो थर्ड चार्ज पर क्या होने वाला है? वर्क विल बी डन. यू एग्री? कौन वर्क? वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट, we have to do work against 1 also, and we have to do work against 2 also. बराबर ना? अभी तीसरा चार्ज लेके आएंगे तो we will have to do work against 1 also, and we will have to do work against 3 also. मतलब मैं continuation में कर रही हूँ ये. So can I say that if I bring a third charge, that means work done or by this 3 is going to be the potential at a point C. I'll show you where that point C is. At a point C, due to Q1 and Q2 multiplied by Q3. मतलब कितना भी आए उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है. Yes, अथर्व, वेरी गुड. अथर्व को याद है कुछ. यस, सो यहाँ पर आपको ऐसा सोचना है कि हम C पॉइंट लेके आए, इधर Q3 डाल दिया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? R3 हो गया. अब आप सोचो कि हमें क्या लेना पड़ेगा. वी विल हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, एंड वील हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C आल्सो. गॉट इट? इसकी वजह से हमारा जो W3 होता है, W3 क्या होने वाला है? देखो, पोटेंशियल किसके बीच बनेगा? अभी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लूं, can I say I have to check the potential Q1 upon R13 plus Q2 upon R23 into Q3. समझ में आ रहा है ये सबको? वेरी सिंपल है. थर्ड लेके आए तो 1 और 3 का भी देखना पड़ेगा और 2 और 3 का भी देखना पड़ेगा. इसलिए आपका वर्क डन अब यहाँ क्या हो गया? योर वर्क डन विल देयरफॉर बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस क्या हो जाएगा? Q2 Q3 अपॉन R23. गॉट इट? ये आपका वर्क डन हो गया. अब ये वर्क डन सिस्टम विल ऑलवेज स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ energy. So if I say that I brought another charge Q4, because this is for n number of charges, when I brought a charge Q4, आप सोचो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है Q4 के केस में? यानी कि अगर मैं एक दूसरा चार्ज लेके आए, कैन आई से इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब Q4 लेके आए तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 किस पर लगाएंगे? 4 पर. We have to work against 1 also, 2 also, 3 also. So see how the equation will become. It's very simple. It will become Q1 Q4 upon R14, है कि नहीं? फिर किसके बीच कौन फोर्स लगाएगा? 2 और 4 अपॉन R24 R24 प्लस 3 और 4
अपॉन R34। तुम्हें देख रहे हैं कि टर्म्स बढ़ रहे हैं। अगर 5 लाते तो R15, R25, R35, R45। You got it? Everyone is getting it? अगर 6 लाए तो 16, 26, 36, 46, 56। हर बार एक एक ऐड होता जाएगा। मतलब ये जो सारे वर्क डन है, ये सिस्टम किस फॉर्म में स्टोर करेगा? इट विल स्टोर इट एज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के। ऐसा समझता है क्या? ये बताने के लिए कि जो आप नंबर यहाँ यूज कर रहे हैं वही नीचे यूज करना है, इसलिए जे के यूज किया, ताकि ऊपर जो होगा और समेशन डाल दिया, मतलब ऐड करते जाना है। तो 6 आए, 7 आए, तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस हो गया। गॉट इट एवरीबॉडी? सो इफ यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, द सेम डायग्राम में आपको क्या करना है? सिर्फ एक्सटेंशन 2-3 पॉइंट लेके आओ। सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, जितना आपको लेना है लो, क्योंकि जब आप एक पॉइंट लाते हैं द वर्क डन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। टेक डाउन स्लाइड नंबर 12। यस, लाइंस बढ़ाते जाएंगे। वेरी गुड। एमसीक्यू करो रोज 10-10। मुझे कोई डाउट नहीं आता तुम्हारी तरफ से। तुमको डाउट ही नहीं है लाइफ में आजकल? तुमको लग रहा है कि वो तुमको जाने देंगे, नहीं एग्जाम वगैरह नहीं लेंगे? ऐसा लग रहा है सबको? लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि एग्जाम वगैरह कैंसिल हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यू डू 50 एमसीक्यूज एवरी डे। वेरी गुड। कैसा था वो बड़ा सा एग्जाम तुम लोगों ने दिया? कैसा था वो? somebody was telling me। मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे इतना याद है कि हम, हाँ, अगस्त का लेक्चर था और फिर बोल रहे थे कि बहुत बड़ा एग्जाम दिया हमने। 720 का था शायद। ओ, ऐसा कुछ हुआ था? 720 का था ना? ओके। स्पीड बढ़ाना है वो। यस, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेल मी व्हेन इट इज कंप्लीटेड। अच्छा, जेई का 300 का हुआ और नीट का 720 का हुआ। ओके। हाँ, स्पीड मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बढ़ाना है। एक पूरा लेक्चर जाएगा मेरा। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। डोंट वरी। अभी फिलहाल देखो कि कितना हो रहा है, कितना सॉल्व हो रहा है, देखो। ठीक है? टेंशन मत लो बस। नो टेंशन। लाइफ में टेंशन लेने का ही नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। डन। ओके। शिफ्टिंग स्लाइड। हाँ। यस, दैट्स अ गुड आइडिया था। यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई। जी लो जितना जीना है। पढ़ भी लो मगर, क्योंकि लाइफ करियर इज इक्वल इम्पोर्टेंट। कुछ लोग रात को पढ़ते रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी एट नाइट? आई एम श्योर मेजोरिटी रात वाले रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू सिट एंड स्टडी एट नाइट?
Yeah. So some people like night, some people like early morning. Very good. So I can see some people are writing कि वो 3 बजे तक पढ़ते हैं. Very good. Okay. Oh, very good. Some of you all are saying you all get up at 5 o'clock. Very good. 4 o'clock. Very good. Proud of you guys. मॉर्निंग वाले यार सल्यूट है तुम लोग को. नाइट तो हम बैठ ही जाते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल्स. सो कुछ लोगों का नाइट में एनर्जी बहुत अच्छा रहता है, यू नो, दे कैन वर्क, दे नीड साइलेंस. कुछ लोगों का सुबह अच्छा रहता है. वेरी गुड. वेर एवर यू फाइंड इट कंफर्टेबल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी नहीं लगता है. बस भाई कभी तो रहे, दोपहर को, शाम को, कभी तो पढ़ो. अच्छा, एडजस्ट करके सोते हो. क्या बात है. ये भी अच्छा है. मतलब सो भी लिया तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में सोया. ठीक है. हो गया गाइस. इज दिस स्लाइड ओवर? आई वांट टू सी वेदर यू विल बी एबल टू डू दैट. कौन से स्लाइड नंबर पर है? तो ये आप बता सकते हैं राइट. इसका आंसर क्या होगा देखते हैं. दिस इज, देयर आर three charges which are placed at the vertices of an equilateral triangle of Q each. What is the net potential energy if the side of the triangle is 1 centimeters? अगर आपने अभी समझा है तो आप ये 100% मुझे बता सकते हैं. Three charges are there which are placed at the vertices of an equilateral triangle. देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है. Yes, so they are on the vertices, right? So हर बार दो चार्ज होगा. हर बार दो चार्ज होगा. Do you agree? So which is the right answer? देखते हैं कौन पे अटेंशन कर रहा था. यहाँ पे Q1 है. यहाँ पर सब Q Q Q है. ये सारे साइड्स L L L है. So if they are on the vertices and I ask you what is the U is actually what? It is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. ऐसा कितनी बार लेना पड़ेगा? ऐसा कितनी बार लेना पड़ेगा? ओके, कुछ लोग रिपीट करके थक गए हैं कि वही आंसर. वेरी गुड. दिस इज 3 टाइम्स लेना पड़ेगा. 3 बार लेना पड़ेगा. इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q upon L. 3 टाइम्स लेना पड़ेगा. इसलिए द आंसर इज वेरी गुड. द आंसर इज ऑप्शन सी. सी इज द करेक्ट आंसर. वर यू एबल टू डू इट? ओके, इसका टाइम नहीं आया. ये देखते हैं. ये आप सोच सकते हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट इज नेवर डिफिकल्ट. A charge 10, ESU stands for electrostatic unit. ESU is electrostatic unit. यानी कि unit is electrostatic in nature. So there is a charge of 10 ESU is placed at a distance of 2 centimeters from a charge of 40 ESU. Then, which is and 4 centimeters from another charge of 20 ESU. Okay? So ये जो 10 है ना, वो 40 से 2 सेंटीमीटर पे है और 20 से 4 सेंटीमीटर पे है. तो पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन 10 ESU. मतलब क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था. थर्ड चार्ज लेके आए. थर्ड चार्ज लेके आए तो मैंने आपको क्या समझाया था. 1 और 2 दोनों 3 पर असर करते. सेम लॉजिक सोचना है. सो व्हाट विल बी द एनर्जी.
अब यहाँ पर आपको अर्ग्स में चाहिए, अर्ग्स में चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि कौन से दो चार्जेस, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नो इट इज वेरी सिंपल। अपना फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लेना है आप, समझा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 Q2 अपॉन R है। तो अभी आप क्या लेंगे, 10 किससे है, 10 40 से कितने डिस्टेंस पे है, सो 10 × 40 अपॉन 2 प्लस 10 दूसरा वाला कौन सा है, 10 क्या लू, 20 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4। अरे समझा। और ये अर्ग्स में ही रखना है, मतलब सेंटीमीटर कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। तो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी विच इज द राइट आंसर। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कौन सा राइट आंसर है। ओके, सो तक्षिता, ईशा, या व्हाट्स द आंसर, वेरी गुड। सो एवरीवन इज गेटिंग द आंसर एज 250। तो ये 250 अर्ग्स है, समझा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस क्वेश्चंस आई हैव, या यू हैव यूएसएस, देन आई हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसएस। मैंने सोचा कि यूएसएस के भी कुछ क्वेश्चंस एक्सपोज करा देते हैं आप। ओके, जो भी बुक आप कर रहे हैं इतना याद रखना कि सिनेज भी अच्छा है, मैंने सुना है कि सिनेज भी अच्छा है। तो अगर आप सिनेज कर रहे हैं, अरिहंत कर रहे हैं, या आप यूएसएस कर रहे हैं, बट सबसे पहले मार्वल कर लो। कुछ भी करो बट पहले मार्वल करो। यस, मार्वल इज इनफ एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से, कितनी बार करना है पता है मार्वल, कितनी बार करना है, कौन बताएगा। एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। पहले जब आप करते हैं ना तो गेस नहीं करना है, ये गलत चीज होती है। पहले जब आप करते हैं ना, ट्रिक सुनो मेरी, ट्रिक सुनो, मैं बोलती हूँ इट विल वर्क, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पहले जब आप करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने का, पीछे आंसर देखने का, ठीक है, अच्छा अच्छा ऐसा क्या, ओके ओके ओके, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो आप सुबह करते हैं या 20 क्वेश्चन जो भी आप करते हैं, पहले मत, क्योंकि अगर आप पहले आंसर गेस करते हो ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है ब्रेन का, ब्रेन बड़ा इगोइस्टिक है, बोलेगा यही आंसर है भाई, यही आंसर है। इवन दो यू स्टडी द राइट आंसर, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू द क्वेश्चन यू विल स्टिल गो टू द आंसर व्हिच इज रॉन्ग। सो पहली बार जब आप करते हो तो आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट यू ट्रेन देन यू टेस्ट, फर्स्ट यू ट्रेन देन यू टेस्ट, डोंट गो एंड टेस्ट फर्स्ट। पहले सोच ले आइला मेरे को ये आया नहीं, अभी छोड़ दिया। फिर पहले जब आप करते हैं क्वेश्चन पढ़ने का, पीछे आंसर देखने का, चाहिए तो नोटबुक में लिखने का, फिर 10 दिन बाद, 10 दिन बाद वापस आके देखो याद है क्या सोल्यूशन, तब आपने सीखा। तब भी नहीं आ रहा है यानी कि आपको सेकेंड टाइम देखना है वापस। आइडियली यू विल नीड टू डू मार्वल 5 टाइम्स। अगर आप पहले, आप लोग कैसे करते हैं एमसीक्यू, आप जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं आया, गलत आया, छोड़ देते हैं। आधे घंटे से ज्यादा आप उसके सामने नहीं बैठेंगे क्योंकि आप डिस्करेज हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पीछे जाके देखना है आंसर क्या है इसका। अगर कोई थियोरी वाला क्वेश्चन है तो डाउट करके लिख के रखो एक छोटे बुक में, ये डाउट्स प्रोफेसर को पूछना है। क्लासेस क्यों लगाया है भाई, यू अंडरस्टैंड। तो आप डाउट्स लिख के रखो, अच्छा ये डाउट पूछना है क्योंकि मेरे को ये वाला क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर बाद में 10 दिन के बाद वही क्वेश्चन को रिविजिट करना है और देखना है कि सी इट इज ऑल अबाउट द थिंकिंग, इट इज नॉट अबाउट आंसर। कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शन करेक्ट आया तो मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, नहीं। इट इज वो क्वेश्चन को आपने कैसा सोचा, उसके ऊपर आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप गलत सोच के भी आपको आंसर आता है, कुछ लोगों को 2 तरीके से आंसर आता है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा भी आंसर आ रहा है, वैसे भी आंसर आ रहा है, बट आंसर तो आ रहा है, बट सोच गलत हो सकती है, कुछ तो वैल्यू इधर का उधर हो गया, आपके आंसर गलत हो गए। सो प्लीज एमसीक्यू को थोड़ा सा सीरियसली ले, और उसको आप पहले जब करते हैं, यस देयर आर लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज, तो स्पीड भी उतनी बढ़नी चाहिए ना। पहली बार आपका स्पीड कम ही होगा बेटा, पर डे आप 50 के ऊपर नहीं कर पाएंगे, बट जैसे जैसे आप रोज करेंगे 50 का 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर दिन में आप 100 कर पाएंगे। अब सारे क्वेश्चन को थोड़े ना टाइम लगता है, सारे क्वेश्चंस को कभी भी टाइम नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 दिन में हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 दिन में हो सकता है, 100%।
हर एक चैप्टर 4-4 दिन का कैलकुलेशन में आराम से हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ा ना डिफिकल्ट है, कुछ तो डायरेक्ट अरे यही आंसर बी ऑप्शन, कुछ तो आप फास्ट फास्ट जाओगे, कुछ ऐसे होंगे अतरंगी क्रिटिकल थिंकिंग में जहां पर आप अटक जाते हो. So you cannot say that every question takes the same amount of time. Can we say that? Can we say कि बायो के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सेम स्पीड पे जाएंगे? नो. 400 है या 800 है, अपने को क्या करना है? एक और शॉर्टकट बताती हूँ. जब आप एमसीक्यू करते पहले थियोरी के सारे क्वेश्चन कर डालो. पहले थियोरी के सारे क्वेश्चन कर डालो. आपको बहुत अच्छा लगेगा. मतलब एक दिन में तो आप 200 कर लोगे फिर. और फिर न्यूमेरिकल वाले लेके बैठो. आप समझ रहे हैं? अगर आप थियोरी के कर लोगे ना तो आपके चार्ट में आप लिखो आई डिड टुडे. एक चार्ट बनाने का घर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कितना एमसीक्यू किया रोज. फिजिक्स का नंबर सडनली 200 अप हो जाएगा. आप सोचिए 200 कर लिया मैंने आज. कैसे किया? सारे थियोरी कर लो पहले. जब चैप्टर खत्म होता है तो पहले सारे थियोरी कर लो. बहुत खुशी मिलेगी. आज मेरे 200 हो भाई, 200 हो. फिर न्यूमेरिकल लेके बैठो. गॉट इट? I hope that is clear. So that's it from me today, guys. Thank you so much. Stay healthy, stay safe, and please, please, please do MCQs. Okay? Bye bye and take care. Bye bye.